जय हिंद। क्यों हंस रहे हो भाई तुम लोग? किस बात की हंसी आ रही है? बताओ, बता दो। अपने बीच की बात है, बता दो। बोलो। शब्दों को यहाँ लगा रोकना नहीं चाहिए, ऐसे बाहर निकाल देना चाहिए। बताओ। अच्छा, बात याद आ गई। चलिए, आज हमें क्या पढ़ना है? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो क्या हुआ। देश जब हमारा आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, 1947 में हम आजाद हो गए। अब 1947 के बाद हमने एक सरकार का भी गठन कर लिया। अब सरकार का काम क्या होता है? अच्छा, सरकार को हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका बोलते हैं। कार्यपालिका क्या होती है? जो कार्य करती है या जो कार्यों का क्रियान्वयन करती है। अब ये कार्यों का क्रियान्वयन किस रूप में करती है? योजनाओं का निर्माण कर कर नई नई योजनाएं बनाती है, नए नए कार्य करती है। किसके लिए? देश की जनता के लिए, ताकि लाभ किसको पहुंचाया जा सके? देश की जनता को। तो होता यह है कि इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए या ये कार्य किस प्रकार से किए जाने चाहिए, इसके लिए 1950 में एक आयोग का गठन किया जाता है। उसका नाम होता है योजना आयोग। क्या नाम होता है? अब ये योजना आयोग का काम क्या था, मैं आपको बता देता हूं। योजना आयोग जो था आपका, कब बना ये? 1950। जब ये 1950 में बना, तो इसको एक सबसे बड़ा काम सौंपा गया कि देखो, कार्यपालिका ने बोला कि हम आपको एक बहुत बड़ा काम सौंप रहे हैं, आपको उसी पे ध्यान देना है। वो है आपका पंचवर्षीय योजना। का नाम सुना है? पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन करना, देखरेख करना और देखना कि क्या ये योजना एकदम सही ढंग से कार्य कर रही है या नहीं। तो योजना आयोग को बना दिया गया, ठीक है। अब योजना आयोग का सफर कब जाकर समाप्त हुआ और कब ये योजना आयोग से आपका नीति आयोग बन गया, और नीति आयोग क्यों बन गया, ये चीज हमें आज देखना है कि नीति आयोग आखिर अस्तित्व में आया तो आया कैसे। तो सबसे पहले ये समझ लो कि नीति आयोग अस्तित्व में किससे आया है। योजना आयोग को जब समाप्त किया गया, खत्म किया गया, तब किसको लाया गया उसके स्थान पर? नीति आयोग को। और नीति आयोग योजना आयोग के काम तो करता ही करता है, बट उससे ज्यादा भी ऐसे कुछ कार्य हैं जो कौन करता है? नीति आयोग करता है। देख लेते हैं। देखो, नीति आयोग से पहले योजना आयोग की शुरुआत कब की गई? 15 मार्च 1950 में की गई। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था, ठीक है। गैर संवैधानिक मतलब संविधान में इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। योजना आयोग का गठन पंचवर्षीय योजना तैयार करने और राज्यों और मंत्रालयों को धन वितरित करने के कार्यों के साथ क्या किया गया था? शुरू किया गया था। यानी पंचवर्षीय योजना कौन देखेगा, उसका निर्माण कौन करेगा? योजना आयोग। और इसी के आधार पर 1951 और 56, 5 वर्ष का फर्क है। इस 5 वर्ष में आपकी लाई गई क्या? पहली पंचवर्षीय योजना। तो ये याद रखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लाई गई है आपकी? 1951, 56। जबकि अंतिम पंचवर्षीय योजना आपकी लाई गई थी 2012 से लेकर 2000। अब आपकी कोई भी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं लाई जाती हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया, खत्म, ठीक है। अब देखो, योजना आयोग को 2015 में भाजपा सरकार ने समाप्त किया और किसमें बदल दिया? नीति आयोग में बदल दिया। और 1 जनवरी 2015, डेट क्या है? योजना आयोग को समाप्त करके किसका गठन कर दिया गया? नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो 1950 में योजना आयोग बना पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए। तो अब पंचवर्षीय योजनाओं को ही लाना बंद कर दिया गया और योजना आयोग को बदलकर 1 जनवरी 2015 को किसका गठन कर दिया गया? नीति आयोग का गठन कर दिया गया। अब नीति आयोग की प्रकृति कैसी है? ये एक कार्यकारी निकाय है ना। केवल ये कार्यपालिका या अपने कार्यों का संचालन करता है। ये एक गैर वैधानिक निकाय है, मतलब कानूनन रूप से इसको क्या नहीं दी गई है? मान्यता नहीं दी गई है। किसी भी प्रकार के अधिनियम के द्वारा ये नहीं लाया गया है। पहली चीज, ये गैर संवैधानिक भी है, अर्थात कि संविधान में इसका उल्लेख देखने को हमें नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं। अगर मिलता तो ये संवैधानिक निकाय हो जाता। उसके बाद ये एक सलाहकारी निकाय है, जो किसको सलाह दे सकता है? कार्यपालिका को या सरकार को क्या दे सकता है? सलाह। कब दे सकता है? जब वो किसी नई योजना का निर्माण करने जा रही है। और थिंक टैंक, ये सवाल पूछा जाता है
कि किसे थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक का मतलब है कि नवोन्मेष संरचनाएं या नवोन्मेष योजनाओं के बारे में सोचना, अर्थात नई आधुनिक योजनाओं के बारे में सोचना, उन पर रिसर्च करना और क्या क्या बदलाव करके उन योजनाओं को अच्छे तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है, इस पर कार्य करना, ये थिंक टैंक का काम होता है। ठीक है, तो ये कौन है? नीति आयोग। तो नीति आयोग थिंक टैंक है, नीति आयोग सलाहकारी संस्था है, नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है। पर नीति आयोग क्या नहीं है? तो वो एक वैधानिक निकाय नहीं है, वो एक संवैधानिक निकाय भी नहीं है। क्लियर है? क्यों नहीं है ये क्लियर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्वास्थ्य, शिक्षा और उनसे संबंधित विभिन्न नीतियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को क्या देता है? सलाह देता है। पर एक चीज फिर मैं वही बोल रहा हूं कि कोई भी सलाह को मानने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर यहां लिखा हुआ है सलाहकारी निकाय। ठीक है, सलाह तो दे सकता है पर उसकी बात को मानने के लिए बाध्यकारी सरकार नहीं है। यह विभिन्न नीतियों को तैयार करने में नीचे से नीचे के दृष्टिकोण का पालन करता है, यानी सबसे नीचे तक के व्यक्ति को भी या समाज के हर प्रत्येक व्यक्ति को उसका क्या मिलना चाहिए? लाभ। और कितने ग्राउंड लेवल 0 तक बनाई गई उस योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है या कहां तक वो सफल हो सकती है, इस बारे में कौन सोचता है? नीति आयोग सोचता है। और अर्थात केंद्रीय स्तर पर बनाई गई योजनाएं राज्य स्तर को उनमें अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करती है। यानी केंद्र स्तर पर जब कोई योजना बनाई जाती है तो राज्य स्तर की बातों का भी उसमें क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। तो ये था बेसिक उसका क्या इंट्रोडक्शन, किसका? नीति आयोग का। आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है नीति आयोग की वो है उसकी क्या, जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। नीति आयोग से पूछे जाने वाला फेवरेट सवाल है उसकी संरचना। ठीक है, अब इस संरचना में बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, वही हमें देखना है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं और उन्हें किस श्रेणी का सदस्य माना जाता है। तो सबसे पहले याद रखना कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? आप एक बात याद रखना, प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? आगे चलकर यदि प्रधानमंत्री बदलते हैं या भविष्य में कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो ऐसा नहीं कि उसे शपथ लेना पड़ेगा, वो स्वयं ही अपने आप क्या बन जाएगा? नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। फिर आते हैं हम उपाध्यक्ष में, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और अभी आपके कौन है? श्री सुमन बेरी। ये अभी वर्तमान में आपके क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। और आपके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। तो आपको प्रथम भी पता होने चाहिए और वर्तमान भी पता होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रथम कौन है आपके? प्रथम है आपके अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में आपके कौन है? सुमन बेरी। अब सुनना, उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। किसके उपाध्यक्ष को? किसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष को। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और पहले उपाध्यक्ष कौन? अरविंद पनगड़िया। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पद होता है वो होता है सीईओ। कौन सा पद होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, भारत सरकार के सचिव के पद पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए एक प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब हमने देखा कि सीईओ को भी कौन नियुक्त कर रहा है? यहां भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि उपाध्यक्ष और सीईओ दोनों को कौन नियुक्त करता है? जो कि इस आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो पहले जो आपके सीईओ थे यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं सिंधुश्री खुल्लर। कौन है? सिंधुश्री खुल्लर। और वर्तमान में है बीवीआर सुब्रमण्यम। ऐसे याद रखेंगे, पहले है सिंधुश्री और वर्तमान में है सुब्रमण्यम। कौन है? क्या है? कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो हमने 3 पद देख लिए, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, पहले उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष, पहले सीईओ, वर्तमान सीईओ। अब देखते हैं आगे और कौन इसके सदस्य होते हैं। इसके बाद नीति आयोग की संरचना में होती है एक गवर्निंग
काउंसिल। अब इस गवर्निंग काउंसिल में यही सवाल पूछा जाता है कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल नहीं होता है। आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्लस जो सभी विधानसभाएं, जो सभी यूटी हैं जहां पर क्या है विधानसभा है, वहां के भी क्या शामिल होंगे, मुख्यमंत्री इस काउंसिल में शामिल होंगे। क्लियर है। क्षेत्रीय परिषद, इसके बाद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिसमें मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं। अब इसमें एक होता है आपका रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद। अब इसमें कौन होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे, यानी जो आपके क्षेत्र के मुद्दे हैं उनको संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री, कहां के मुख्यमंत्री, राज्यों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है। इसके अलावा जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। किसमें, क्षेत्रीय परिषद में। देखो हमने गवर्निंग काउंसिल में देखा कि सभी स्टेट के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल किसमें शामिल होते हैं, जो क्षेत्रीय परिषद होती है इसमें भी आपके कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, सभी उपराज्यपाल होते हैं, वही आपके विधानसभा के मुख्यमंत्री होते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। और अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई व्यक्ति करता है। इसके बाद पूर्णकालिक सदस्य, ये 4 होते हैं, है ना, और ये बहुत वर्षों से बदले नहीं है, यही 4 है। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, 4। ये नाम देख लो, यही नाम है, क्योंकि वी के सारस्वत, रमेश चंद, वी के पॉल और अरविंद वीरमानी, ये 4 हैं आपके पूर्णकालिक सदस्य। पहला कौन, देखो वी के सारस्वत, अभी याद कर लो, वी के सारस्वत, रमेश चंद, ठीक है, सारस्वत और चंद, और वी के पॉल। देखो कितना सरल है, वी के सारस्वत, वी के पॉल, आसान है। वी के सारस्वत, वी के पॉल, रमेश चंद, अरविंद वीरमानी। रमेश चंद, ये चारों किस प्रकार के सदस्य हैं, पूर्णकालिक सदस्य हैं। क्लियर है ये चीज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पदेन सदस्य। पदेन सदस्य जो होते हैं नीति आयोग में, ये कहां से आते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, और अधिकतम कितने होते हैं, और किसके द्वारा नियुक्त या नामित किए जाते हैं, प्रधान। आपको एक चीज समझ में आई होगी नीति आयोग में कि नियुक्ति की सारी शक्तियां अधिकतर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये मैं बात कर रहा हूं पदेन सदस्य की। ठीक है, हमने पूर्णकालिक सदस्य देख लिए, वो कितने थे, 4। पदेन सदस्य भी कितने हैं, 4। पर जो पदेन सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, नामित कौन करता है, प्रधानमंत्री। और ये कहां से आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से। तो अभी जो इसके 4 पदेन मेंबर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले हैं निर्मला सीतारमण, दूसरे राजनाथ सिंह, तीसरे, और चौथा, क्या ये चारों अभी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, इसलिए ये किसके सदस्य हैं, पदेन सदस्य हैं। क्लियर है। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 4, और किसके द्वारा नामित किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं इनवाइटेड मेंबर्स, आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य। ठीक है, वर्तमान, और ये भी देखो आप किसके द्वारा, ये भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये किसी विशेष क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, संबंधित क्षेत्र से उन्हें बुलाया जाता है। यानी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होने चाहिए, प्रधानमंत्री किसी विशेष क्षेत्र से इन्हें इनवाइट कर सकते हैं। अब देखो ये कौन कौन है, पहले नितिन गडकरी, दूसरे, तीसरे, चौथे, और पांचवे। ये पांचों और ये 4 नाम, और उससे पहले के पूर्णकालिक 4 नाम, ये तो आपको नाम याद ही होने चाहिए, है ना। चलो मुझे पूर्णकालिक सदस्य में पहले वी के सारस्वत, दूसरे वी के पॉल, तीसरा रमेश चंद, और चौथा, याद हो गए। अब मुझे बताओ कैबिनेट मिनिस्टर जो चुने जाते हैं किसमें, पदेन सदस्य में, अधिकतम कितने, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा। ठीक है, अब इसमें 5 सदस्य हैं किसमें, विशेष
आमंत्रित सदस्यों में जो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा, और प्रधानमंत्री ने नियुक्त करता है और किसी विशेष क्षेत्र से आमंत्रित करके, जरूरी नहीं है कि वो कैबिनेट मंत्री हो। पहला कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा राव इंद्रजीत सिंह और पांचवा वीरेंद्र कुमार। इसके बाद आते हैं अंशकालिक सदस्य। तो सुनो, अंशकालिक सदस्य मतलब नाम से क्लियर है, जो अंश या थोड़े बहुत समय के लिए इसके सदस्य बनते हैं, तो ये समय समय पर बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको नाम नहीं देखना है, बस पूछा ये जाएगा कि अंशकालिक सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 2। कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, जो किसी विशेष विश्वविद्यालय से या विशेष क्षेत्र से बुलाए जाते हैं। देखो, अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं और अन्य सुसंगत संस्थाओं से कितने, अधिकतम 2 सदस्यों को बुलाया जाता है और नीति आयोग का सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, इतनी ही बॉडी होती है किसकी, नीति, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो सरल है, सबसे पहले अध्यक्ष कौन होता है, फिर दूसरे नंबर पे उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, तीसरे नंबर पे कौन नियुक्त करता है, फिर आती गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट्स के सीएम और उपराज्यपाल होते हैं। फिर आती है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद में सब स्टेट के सीएम होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, सभी विधानसभा जहां पे सीएम है वहां के सीएम होते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के ना होने पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति। फिर आते हैं आपके 4 पूर्णकालिक सदस्य, जो कितने होते हैं, कुल 4। फिर आते हैं आपके पदेन सदस्य, जो अधिकतम कितने हो सकते हैं, जिसे कौन नियुक्त करता है, जो कहां से आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल। फिर होते हैं आपके कौन, आमंत्रित सदस्य, जिनकी संख्या का निर्धारित नहीं किया गया है, और ये भी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वर्तमान में कितने हैं, 5 हैं। और अंतिम होते हैं आपके अंशकालिक सदस्य, जो कहां से, विश्वविद्यालयों से बुलाए जाते हैं, और वो अधिकतम कितने होते हैं, 2। बस यही है नीति आयोग, बस इतना ही है क्या, नीति आयोग। हम एक बार इसमें देख लेते हैं। ये है अध्यक्ष आपके, कौन, ये नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं आपके। ये है सुमन बेरी, जो भी आपके क्या है, ये है वी के सारस्वत, रमेश चंद, वी के पॉल और अरविंद वीरवानी। क्या है, ये चारों कौन है, पूर्णकालिक सदस्य हैं। यहां तक हमने देखा, यहां चलते हैं। पदेन सदस्य कितने, किसने नामित किया, कहां से चुनकर आए, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर। फिर आते हैं विशेष आमंत्रित गण, कितने, किसने नियुक्त किया, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, इंद्रजीत सिंह और वीरेंद्र कुमार। इतने याद हो गए तो सब हो गया, कुछ नहीं करना। फिर हमारा अंशकालिक सदस्य आते हैं, वो कितने आते हैं, 2 आते हैं बस। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। ये आप पढ़ लेना, सिर्फ इनके बारे में डिटेल लिखिए। सुमन बेरी के बारे में है, और ये वीवीआर सुब्रमण्यम, कुछ नहीं है, उन्होंने जो पुराने पहले काम किए वो है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सीधे नीति आयोग के 7 स्तंभों के बारे में। ठीक है, नीति आयोग के स्तंभ पूछे तो कितने हैं, 7। नीति आयोग द्वारा प्रभावी शासन के लिए 7 स्तंभों की परिकल्पना की गई है। कितने स्तंभों की, 7 स्तंभ। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, अभी समझ में आ जाएंगे। जन समर्थक, नीति आयोग 7 स्तंभों के तौर पे काम करता है। पहला काम वो करता है जन समर्थक के रूप पे, किसके, यह समाज के साथ साथ व्यक्तियों की आकांक्षाओं को भी पूरा करता है। मतलब नीति आयोग समाज में जो क्रियाएं हो रही हैं या योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उसका ध्यान तो रखता ही है, पर उन क्रियान्वयन में वो जनता या जन विशेष का भी ध्यान रखता है। मतलब केवल वो एक क्षेत्र विशेष को नहीं देखेगा, वो एक एक व्यक्ति की चीजों का भी ध्यान रखता है। तो पहला स्तंभ कौन सा हो गया, जन समर्थक। दूसरा सक्रियता, नागरिक आवश्यकताओं की प्रत्याशा और प्रतिक्रिया में सक्रियता रखता है। मतलब नीति आयोग इतना एक्टिव रहता है कि वो डिटेल रखता है, या उसे पता है कि अभी किस चीज की आवश्यकता है, प्रत्याशा है, और उसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। तभी तो बोला जाता है ना नीति आयोग को थिंक टैंक, कि निरंतर आप क्या करो, चीजों को रिसर्च करते रहो, जो जो नई चीज की जरूरत पड़ रही है वो किसको बताओ, आप सरकार को बताओ। तीसरा काम जो है स्तंभ, वो है भागीदारी। किसके प्रति, मतलब किसकी भागीदारी, नागरिकों की भागीदारी। नीति आयोग ये सुनिश्चित करता है कि सभी योजनाओं में भागीदारी किसकी रहे, क्योंकि नागरिकों की जब भागीदारी ही नहीं होगी तो क्या योजना सफल हो सकती है, नहीं हो सकती।
सशक्त बनाना। किसे सशक्त बनाने की बात हो रही है? विशेषकर महिलाओं को सभी पहलुओं में सशक्त बनाने की बात नीति आयोग करता है। सभी का समावेश। अब देखो यहां पर किसी प्रकार का ये भेदभाव नहीं करेगा। जाति, पंथ और लिंग के बावजूद सभी लोगों का क्या होना चाहिए, यानी हम किसी धर्म या जाति विशेष के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन या उनके लाभ के पक्ष को देखने का काम नहीं करेंगे। समानता, समानता की बात करता है। सभी को विशेषकर युवाओं को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। और पारदर्शिता, सरकार को दृश्यमान और उत्तरदायी बनाने का काम करता है। अब कोई क्रियान्वयन योजना का कर रहा है तो उस योजना के प्रति जन में कितनी विश्वास है और उस योजना में कितनी पारदर्शिता है, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो कल को हमें नुकसान पहुंचाए। तो ये चीज भी दिखाने का काम कौन करता है? तो कितने स्तंभ है नीति आयोग के? बस ये 7 स्तंभ हैं। आपसे पूछा जाएगा कितने स्तंभों में बात की गई है, तो बस ये याद रखना कितने। और एक बार पढ़ लेना। बहुत आसान शब्द है ये। जन समर्थक, सक्रियता, भागीदारी, सशक्त, सभी का समावेश, समानता और। क्लियर है? ये कितने स्तंभ हो गए हमारे? 7। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नीति आयोग का प्रमुख काम क्या है। मैं आपको वैसे सरल तौर पे बता देता हूँ। योजनाओं का ठीक तरीके से क्रियान्वयन करना। कोई योजना सरकार बनाती है तो उसके पक्ष में, उस पहलुओं में कोई चीज की सिफारिश करना या नई चीजों के बारे में बताना, या योजना में कोई परिवर्तित किया जा सकता है तो वो करना। योजनाओं के संबंध में नए नवोन्मेष विचारों को रखना और इसके अलावा अनुसंधान करना अर्थात रिसर्च करना। और अंतिम कार्य होता है इसका थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। और एक चीज अंतिम जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य नीति आयोग करता है वो होता है सहकारी संघवाद की जो विचारधारा है उसको क्या करना, प्रमोट करना, यानी पहुंचाना लोगों तक। किस भावना को बढ़ाना? सहकारी संघवाद। सहकारी मतलब समझते हो, जिसमें सरकार और जन दोनों की ही भागीदारी हो। ऐसी विचारधारा को क्या करना, प्रमोट करना। कि मतलब केवल सरकार काम नहीं करेगी आपके लिए, है ना, उसमें हमें आपकी भी क्या चाहिए। जब दोनों मिलकर काम करेंगे समाज के लिए तभी तो समाज एक विकसित समाज बन पाएगा। तो किस किस विचारधारा को प्रमोट करना? सहकारी संघवाद की विचारधारा को प्रमोट करना। अब मैं आपको जो लिखा है वो बता देता हूं। यह मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाता है, राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। बस इतना याद रखो आप, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना, गांव के स्तर पर इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकत्र करने के लिए तंत्र विकसित करना। अर्थात जो ग्रामीण योजनाएं हैं, अगर उस योजनाओं के प्रति उत्तर कौन देता है? सरकार। और वो जो उत्तर देने वाली संस्था है उसको तैयार करने का काम कौन करता है? नीति आयोग। एक तंत्र बनाना जो जवाबदेह हो। किसी भी योजना या किसी कार्य के लिए कोई जवाबदेह होना चाहिए, तो उस जवाबदेही तंत्र को विकसित करने का काम कौन करता है? नीति आयोग। हमारे समाज के उन वर्ग पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ ना मिलने का खतरा हो सकता है। तो नीति आयोग जब योजना बनाएगा तो सरकार को बोलेगा कि आप इस वर्ग पर स्पेशली ध्यान दीजिए, क्योंकि इन्होंने आज तक किसी भी योजना का अच्छे से लाभ नहीं लिया है, जिस वजह से ये समाज की मुख्य धारा से आज भी जुड़ नहीं पाए हैं। ठीक है। इसके बाद प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंक। समान विचारधारा मतलब अगर अंतरराष्ट्रीय कोई ऐसा आयोग है जो नीति आयोग की तरह क्या करता है, विचारधारा रखता है, तो साथ ही शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और साझेदारी को प्रोत्साहित करना। मतलब एक दूसरे को क्या देना, सलाह देना, और साझेदारी को क्या करना कि हम मिलकर उस काम को और अच्छे से कर सकते हैं। हम, आप हमसे सीखिए, हम आपसे सीखेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से एक ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली को बनाना। मतलब किस किस की भागीदारी होनी चाहिए? विशेषज्ञ, चिकित्सक और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक अलग से सिस्टम बनाना जो किस चीज को बढ़ावा दे? ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता को क्या दे? बढ़ावा दे सके। विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। थिंक टैंक और ज्ञान नवोन्मेष हब के रूप में काम करना। तो कुल मिलाकर कार्य समझ में आए नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग समाज के प्रत्येक वर्ग पर योजना का लाभ पहुंचाना चाहता है।
योजना में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, ये योजना का क्रियान्वयन किस रूप से होना चाहिए, सरकार को वो उसकी क्या देता है, सिफारिश रखता है या बताता है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, और इसके बावजूद सरकार को समय समय पर सलाह देने के साथ साथ अगर किसी क्षेत्र में कोई नया अनुसंधान या रिसर्च की जा सकती है जो वैश्विक स्तर पर भी है, तो वो उसे भी फॉलो करने का काम करता है। अगर नीति आयोग को लगता है कि किसी इस देश में ये योजना का क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो रहा है, तो नीति आयोग वहां जाएगा, उसे समझेगा, उससे सीखेगा और उसको इंप्लीमेंट करने का काम कहाँ करेगा, हमारे देश में सरकार के माध्यम से करेगा। समझ में आया? ये होते हैं नीति आयोग के सारे कार्य। तो नीति आयोग के स्तंभ कितने थे? 7। ठीक है, और नीति आयोग के कार्य हमने देखे। इसके बाद नीति आयोग के, हाँ, नीति आयोग ने समय समय पर कुछ पहल करी है, मैं आपको नाम बता दे रहा हूं बट आप डिटेल में इसको एक बार घर में पढ़ेंगे। SDG इंडिया इंडेक्स, कुछ इंडेक्स दिए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल इनोवेशन मिशन, SATH परियोजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आपसे पूछा जा सकता है ना कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो उसका जवाब क्या होगा, नीति आयोग। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग। स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, कृषि विपणन एवं विकास हितैषी सुधार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, नीति आयोग। सुशासन सूचकांक किसके द्वारा, महिला उद्यमिता मंच। इसके बाद 75 वर्ष की आयु में नए भारत की रणनीति। याद रखना ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि 75 वर्ष की आयु तक भारत के विकास के लिए रणनीति ये किसने तैयार की है, तो जवाब क्या होगा आपका, नीति आयोग इसका जवाब होगा। इसके बाद मैथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम, ये किसके द्वारा, ये सब आपको एक बार नाम बस शांत मन से पढ़ लेना है, ताकि इनमें से कोई भी नाम आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, नीति आयोग के द्वारा। अब नीति आयोग ने एक पोर्टल बनाया है, उसका नाम है ई अमृत पोर्टल। क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ई अमृत पोर्टल। अब देखो इसमें क्या है, ई अमृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित सभी जानकारी आपको कहां मिलेंगी, ई अमृत पोर्टल। और ये जो ई अमृत पोर्टल है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग। ईवी मतलब समझते हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ईवी को अपनाने, उनकी खरीद, निवेश के अवसर, नीतियों, सब्सिडी आदि के बारे में मिथक, है ना, जो मिथकें चली आ रही है, जो मिथ चली आ रही है, उसको दूर करने का काम कौन सा पोर्टल करता है, ई अमृत पोर्टल करता है। यह सिंपल आपसे पूछा जाए कि ई अमृत पोर्टल मुझे बताओ किससे संबंधित है, किससे, इलेक्ट्रिक वाहनों की जानकारी से संबंधित है। अब देखना, पोर्टल को नीति आयोग द्वारा, यूके मतलब है यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड मत चले जाना, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, लिख दे रहा हूं मैं, तुम लोग पक्का जाओगे उत्तराखंड। यूनाइटेड किंगडम के साथ एक सहयोगात्मक ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के तहत और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित यूके भारत संयुक्त रोड मैप 2030 के हिस्से के रूप में विकसित और होस्ट किया गया है। देखो ये जो पोर्टल है ना, जो नीति आयोग ई अमृत पोर्टल, ये दो देशों के सहयोग से चल रहा है आपके, या दो देशों के भागीदारी को दर्शाता है, भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम। और ये रोड मैप कब का तैयार किया गया है, 2030। तो ये वर्ष आप याद रखेंगे, वर्ष कौन सा, 2030। अच्छा, इसका इरादा ईवी पर जागरूकता बढ़ाने, ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर जागरूकता बढ़ाने, उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने, किस वाहन से, पेट्रोल डीजल वाहनों से स्विच कहां पर होने के लिए, लाभों के बारे में जागरूक करने और सरकार की पहल को पूरक बनाना है। मतलब ये जो पोर्टल है ई अमृत पोर्टल, ये किसको प्रमोट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को। और आप जानते हो भारत में आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत अच्छे स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। पहले सड़कों में हमें मुश्किल से 1000 गाड़ियों पे एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिखती थी, आज हमें 100 में से लगभग 40 गाड़ियां कौन सी देखने मिलती हैं, है ना। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि हाँ, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल धीरे धीरे हमारे हमारे समाज का या हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनते। और उसे और प्रमोट करने के लिए नीति आयोग कौन सा पोर्टल चला रहा है, ई अमृत पोर्टल चला रहा है, किसके साथ मिलकर। अब एक चीज पूछा जाता है कि ये नीति आयोग हब क्या है, नीति आयोग हब। तो पहली चीज याद रखना,
नीति आयोग हब कितने हैं पूछा जाए तो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जो टीम इंडिया हब है ये राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है, यानी राज्यों और केंद्र को बीच जोड़ने का काम कौन करता है? टीम इंडिया हब। सीधी बात है ना, टीम इंडिया में कौन होंगे? राज्य और खुद टीम इंडिया, खुद इंडिया, तो इंडिया मतलब केंद्र और राज्यों को मिलने का काम कौन करता है? टीम इंडिया हब। नॉलेज एंड इनोवेशन हब, नाम से क्लियर है? नॉलेज एंड, नीति आयोग के थिंक टैंक और कौशल का क्या करता है? इसका मतलब है कि यही वो हब है जो नई रिसर्चेस भी करता है और यही वो हब है जो नई योजनाओं के क्रियान्वयन की सलाह किसको देता है? केंद्र सरकार को देता है। तो नीति आयोग में 2 हब काम करते हैं। पहला हब जो केंद्र और राज्यों के बीच इंटरफेस का काम करता है या एक संबंध का काम करता है। कोई भी योजना का क्रियान्वयन होगा, केंद्र तो बना देता है, राज्यों के साथ जोड़ना भी तो जरूरी है कि राज्य भी खुश रहे और उसको क्या करे? लागू करे। तो टीम इंडिया हब ये काम करता है और दूसरा आपका होता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये क्या काम करता है? ये थिंक टैंक के कौशल के रूप में काम करता है। तो यदि सवाल पूछा जाए कि नीति आयोग में कितने प्रकार के हबों की बात हुई है? 2, पहला टीम इंडिया हब और दूसरा नीति आयोग में कितने प्रकार के स्तंभ की बात की गई है? 7। क्लियर है? 7 स्तंभ और हब कितने? 2। और आपका, चलो ठीक है आगे बताएं, आगे पूछेंगे वो। आयोग ने कितने दस्तावेज प्रस्तुत करता है? 3 प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करता है। पहला 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि रणनीति दस्तावेज, 15 वर्षीय विजन दस्तावेज लाने की योजना बनाई है। 3 प्रकार के दस्तावेज की बात कौन करता है? पहला दस्तावेज 3 वर्षीय, दूसरा दस्तावेज 7 वर्षीय, तीसरा दस्तावेज 15 वर्षीय। जो 3 वर्षीय दस्तावेज है वो कार्य एजेंडा है ना, कि क्या कार्य या एजेंडा क्या है नीति आयोग का। जो 7 वर्षीय वो मध्यम अवधि की रणनीति है ना, कम समय सीमा के लिए। और 15 वर्षीय जो है वो विजन दस्तावेज है कि आगे 15 वर्ष का हमारा विजन क्या है। कितने दस्तावेज? पहला कितने वर्ष का, दूसरा, तीसरा 15 वर्षीय। फिर से स्तंभ कितने, हब कितने, दस्तावेज कितने? 3 है। ठीक है, ये सारी सैचुरेटेड चीजें हैं जो नीति आयोग से निकाल कर लाई गई है ना। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान केंद्रित करके याद कर लेना। मध्य प्रदेश नीति आयोग से संबंधित तथ्य। अब नीति आयोग साक्षात रूप में तो मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि नीति आयोग जो बॉडी वो काम कहाँ करती है? तो एक समय पे मध्य प्रदेश में भी योजना आयोग काम करता था, तो योजना आयोग का नाम बदल के बाद में क्या कर दिया इन्होंने? नीति आयोग। तो बस वही चीज को नीति आयोग कहा जाने लगा। तो थोड़ा सा देख लो, इतना ही है। 24 अक्टूबर 1972 मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया। योजना आयोग नहीं, योजना 1970। अब 2007 में क्या किया जाता है? इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? योजना आयोग। बना कब? नाम क्या था? 2007 में क्या कर दिया? और जब नीति आयोग बन गया ना आपका 2015 में, तो 20 फरवरी 2020 को इसका नाम बदल के इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं, मतलब नीति एवं योजना, केवल नीति आयोग नहीं, नीति एवं। बना कब? नाम बदला कब? क्या नाम रखा? फिर 2020 में क्या नाम रख दिया? नीति आयोग। और इसके बाद ये इसकी प्रकृति कैसी है? क्योंकि हमें पता है ना ये वैधानिक है ना ही ये मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है और यहाँ अध्यक्ष कौन होगा? यहाँ अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। और यह नीति आयोग की क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में काम करती है। मतलब नीति आयोग जो योजनाओं का क्रियान्वयन का काम नीति आयोग करती है, वैसे ही नीति आयोग के लिए काम कौन करता है? ये जो राज्यों में योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम करते हैं। तो ये था आपका नीति आयोग। तो मैं ये मानूं कि आपको नीति आयोग समझ में आ गया है या नहीं मानूं? जैसा आप बोलो। आप बोलोगे मत मानो तो नहीं मानते। सरल है। नीति आयोग क्या क्या काम करता है, सरल है, समझ में आ गया। हमने देखा इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? नीति आयोग का गठन कब किया गया?
2015 किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग। क्या क्या काम के लिए किया गया वो चीजें आप डिटेल में समझ चुके हैं। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है। चलिए जय हिंद।